हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीचर एजुकेटर विनय वर्मा आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग एक नए नोटिफिकेशन के साथ हाजिर हैं। इसमें आज हम लोग जानेंगे कि यूजीसी ने पीएचडी में एडमिशन के लिए उसमें आगे की क्या क्या क्राइटेरिया होंगी। पीएचडी अगर कोई पीएचडी में एडमिशन ले लेता है तो उसके किन किन मानकों के तहत उसको गुजरना होगा, उसके बारे में कुछ नए फेरबदल किए हैं, नए नियमों को लागू किया गया है, उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले 7 नवंबर 2022 को यूजीसी की ऑफिस दिल्ली से ये सूचना निकलती है और यूजीसी इसको रिलीज़ करता है, जिसका नाम रखा जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री। राइट, ये 2022 में आता है 7 नवंबर 2022 को। और इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन कमेंसमेंट, इसमें दिया गया है कि एक्ट का मीनिंग क्या होगा, क्रेडिट का मीनिंग, कॉलेज का मीनिंग, इससे रिलेटेड है। अब हम लोग आते हैं कि इसमें मेन पॉइंट क्या है, उस पर बात करेंगे। उसमें देखेंगे क्या कहा गया है। ये सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कि पीएचडी में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया, अभी तक का जो वर्तमान स्थिति है इसमें एडमिशन कैसे होता है। इसमें एडमिशन ये 2 प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार ये है कि या तो यूनिवर्सिटी अपना रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट करवाती है, उसको जो बच्चे पास करते हैं, जो भी स्टूडेंट पास करते हैं, और उसके बाद यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है और उसके आधार पर उनको हायर कर लेती है। दूसरा क्या होता है कि अगर वो नेट पास हैं तो उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल करती है और इंटरव्यू देते हैं, फिर उनको रख लेती है। ये वर्तमान में क्राइटेरिया लगभग सभी जगह लागू है। अब इसमें क्या है जो लागू किया गया है, एक नई चीज़ कि अ 1 year 2 semester मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर अ 4 year / 8 semester बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम। पहला ये है कि अगर आप 1 साल का मास्टर्स डिग्री रखे हैं और 4 साल का यूजी डिग्री अंडर ग्रेजुएट डिग्री है तो भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप पीजी डिग्री हैं, 3 साल के बैचलर्स हैं, 2 साल की पीजी डिग्री हैं तो भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इक्विवेलेंट मास्टर्स डिग्री है, कोई ऐसी डिग्री है जो मास्टर्स के इक्विवेलेंट है और 55% है उसमें, तो भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें नीचे लिखा गया ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड मे बी अलाउड फॉर दोज बिलोंगिंग टू SC ST OBC differently abled EWS section, economy weaker section and other categories of the candidates as per the decision of the commission from time to time। ये बोला, ये जो 55% मार्क्स का एक क्राइटेरिया बनाया गया है, इसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो SC ST OBC या EWS PWD के कैंडिडेट हैं उसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इट मीन्स अगर उनका 50% भी मार्क है तो वो एडमिशन पा सकते हैं। इसमें एक बड़ा ही इनोवेटिव इस बार चेंज किया गया है कि अगर आपका ग्रेजुएशन 4 ईयर का 4 ईयर का ग्रेजुएशन है, इट मीन्स अगर आपने 8 सेमेस्टर का ग्रेजुएशन किया है और आपके एग्रीगेट मतलब चारों सालों का मिला के 75% मार्क्स आता है तो आप पीएचडी कर सकते हैं। ये बड़ा ही अच्छा डिसीजन है कि आप ग्रेजुएशन वाले भी पीएचडी कर सकते हैं। और इसमें भी एक पॉइंट लगाया है कि जो SC ST OBC या इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन EWS से बिलोंग करते हैं उनको 5% का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। इट मीन्स अगर वो 70% ओवरऑल बनाते हैं चारों ईयर में तो वो डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है इसमें कि अगर कोई MPhil है 55% मार्क्स के साथ तो भी पीएचडी कर सकता है। ये था एडमिशन प्रोसेस का कि एडमिशन कैसे लगता है। अब नेक्स्ट इसमें जो मेजर चेंजेज है उसकी बात करेंगे। इसमें एक पॉइंट और है कि पीएचडी प्रोग्राम शैल बी अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 years। जो पीएचडी प्रोग्राम का मिनिमम ड्यूरेशन होगा वो 3 साल का होगा, जिसमें आपको 6 महीने का कोर्स वर्क करना रहेगा। मैक्सिमम ऑफ एन एडिशनल 2 years कैन बी गिवन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज पर द स्टेट ऑर्डिनेंस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंसर्न। मतलब कि मैक्सिमम आपको जितना पीएचडी का 5 साल का टाइम है, मैक्सिमम 2 साल और दिया जा सकता है कि अपनी पीएचडी आप कंप्लीट कर लीजिए। दैट द टोटल पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ ए पीएचडी प्रोग्राम शुड नॉट बी एक्सीड 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम। इट मीन्स कि अगर आपकी 5 साल की पीएचडी है तो 2 साल से ज़्यादा आपको नहीं दिए जाएंगे। 2 साल मतलब 7 साल में आप कर सकते हैं पीएचडी,
लेकिन वो आपका प्रोग्राम 8 साल से ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, ये इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। इसके अलावा भी दिया गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर डेट फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स एंड पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट may be allowed an additional relaxation up to 2 years. However, period for completion of PhD program in such a case should not exceed 10 years from the date of admission. इसमें ये बोले हैं कि जो PWD कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट है उनको हम 2 साल का रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन वो 8 साल से, लेकिन वो उनकी जो PhD वो 10 साल से ज़्यादा नहीं खींचनी चाहिए। तो ये कुछ चेंजेज किए गए हैं। इसके अलावा एक मेजर चेंज ये किया गया, जो फीमेल स्कॉलर्स हैं, फीमेल PhD स्कॉलर्स, उनको मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव अप टू 240 डेज मिलेगा। ये था प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन की PhD में एडमिशन कैसे होता है। अभी तक एडमिशन का जो क्राइटेरिया है कि उसमें जो एडमिशन लेने वाले 2 प्रकार से बच्चे आते हैं, उसमें क्या किया गया है कि वही एक एग्जम्प्टेड और एक रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट के द्वारा। तो कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि अगर आप नेट हैं या JRF हैं तो भी आप उनका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट पास करिए, उसके बाद आइए और फिर वो इंटरव्यू ले लेंगे, फिर आपको एडमिशन देंगे। दूसरा है कि कुछ जगहों पे है कि अगर आप नेट हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठिए और उसके बाद इंटरव्यू देंगे, उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपका PhD में एडमिशन होगा। इसके अलावा अगर आप वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपका एडमिशन होगा। ये एग्जिस्टिंग प्रोसेस है। इसमें क्या चेंज किया गया है, इसमें चेंज किया गया है दूसरी चीज़ कि स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन द इंट्रेंस टेस्ट आर एलिजिबल टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टेस्ट करवाएंगे उसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा 50% रिसर्च मेथडोलॉजी और फिर 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और जो भी स्टूडेंट 50% मार्क इंट्रेंस टेस्ट में लाएगा उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इसमें भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST OBC EWS को। उसके अलावा जो इंटरव्यू लेंगे PhD में एडमिशन के लिए उनका जो रेशियो रहेगा 70% फॉर एंट्रेंस टेस्ट, तो 70% जो नंबर एंट्रेंस टेस्ट का मेजर किया जाएगा, 30% आपका इंटरव्यू का। तो ये मिला के 100%, मतलब कि जो आपका वेटेज है इंटरव्यू का कम है और जो आप नंबर लाएंगे उसका ज़्यादा है। तो इस बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। कुछ और मेजर चेंजेस देखते हैं इसमें, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बाकी जिनको डिटेल में देखना है वो देख सकते हैं। एक ये पॉइंट नंबर 3 को देख सकते हैं। एन एलिजिबल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर कैन गाइड अप टू 8, 6, 4 PhD स्कॉलर्स रेस्पेक्टिवली एट एनी गिवन टाइम। इट मीन्स कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर वो 4 स्टूडेंट, 4 रिसर्च स्कॉलर्स को गाइड कर सकते हैं, और जो एसोसिएट हूँ वो 6, एंड जो प्रोफेसर हैं वो 8 स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं, राइट। और एक मेजर चेंज ये किया गया है इसमें, इन केस ऑफ ए रीलोकेशन ऑफ ए फीमेल PhD स्कॉलर ड्यू टू मैरिज और अदरवाइज द रिसर्च डेटा शैल बी अलाउड टू बी ट्रांसफर टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू which द स्कॉलर इंटेंड्स टू relocate provide all other conditions in these regulations are followed, and the research work does not pertain to a project sanctioned to the parent institution supervisor by any funding agency. Such scholars shall however give due credit to parent institution and the supervisor for the part of research already taken, right. Faculty member with less than 3 years of service before any यूनिस, इसका मतलब ये है कि shall not be allowed to take new research। अगर आप रिटायरमेंट के 3 साल बचे हैं तो आप PhD के लिए स्टूडेंट्स को नहीं ले सकते हैं। हालांकि जो आप में एनरोल्ड हैं उनको आप 70 ईयर तक PhD करा सकते हैं, राइट। सिचुएशन एंड एक को सुपरवाइजर आफ्टर सुपर बट नो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 70, लेकिन जो आप में हैं वो 70 साल तक PhD कर सकते हैं। इन केस ऑफ रीलोकेशन ऑफ ए फीमेल PhD स्कॉलर ड्यू टू मैरिज और अदरवाइज the research data shall be allowed to be transferred to the higher educational institute to which the scholar intends to locate। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो जो फीमेल्स हैं वो अपना जो सुपरवाइजर है या जो अपना डेटा है दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रांसफ़र करवा सकती हैं, और जहाँ से वो PhD कर रही हैं। ये तब हो सकता है जब पेरेंट इंस्टीट्यूशन से जहाँ से वो कर रही हैं वहाँ का उनको परमिशन मिले कि हाँ आप अलग से कर सकती हैं, लेकिन आपको यहाँ से इतना किया, ये क्रेडिट आपको अपनी थीसिस में देना होगा, राइट। ये एक चेंज था।
उसके बाद ये देख सकते हैं इसमें कुछ एडमिशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो सब चीज़ें हैं। कोर्स वर्क 6 महीने का इसमें कोर्स वर्क करना ज़रूरी हो जाएगा, जो भी अभी भी चलता है वो भी ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ और मेजर चेंजेज इसमें, पीएचडी स्कॉलर और जो कोर्स वर्क होगा उसमें 55% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, बिना उसके आप पास नहीं किए जाएंगे और उसको पास करना ज़रूरी। उसके बाद और कुछ मेजर चेंजेस जो आएंगे, हाँ इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आई है। अभी क्या था कि जब पीएचडी आप सबमिट करते थे तो उस समय आपको 2 पेपर आपके टॉपिक से पब्लिश होने चाहिए। उस क्राइटेरिया को अब इन्होंने हटा दिया है। अब इन्होंने वो कर दिया कि कोई ज़रूरी नहीं है आपके 2 पेपर पब्लिश हों। तो ये एक बड़ा ही अच्छा काम किया है इन्होंने, क्योंकि उस 2 पेपर के चक्कर में लोग इधर उधर पैसा दे करके अपना पेपर छपवा लेते थे और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती। इस क्वालिटी को एनहांस करने के लिए बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है। और इसमें देखते हैं कुछ और भी चेंजेज आए हैं। पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम मोड, ये बड़ा ही शानदार स्टेप लिया गया है यूजीसी के द्वारा। पीएचडी प्रोग्राम्स थ्रू पार्ट टाइम मोड विल बी परमिटेड प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशन स्टिपुलेटेड इन दीज रेगुलेशंस आर फुलफिल्ड। कि पीएचडी पार्ट टाइम पीएचडी करने का आपको ऑफ़र दिया जा सकता है अगर आप कहीं जॉब में हैं। द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कंसर्न सेल ऑब्टेंड एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट थ्रू द कैंडिडेट फॉर अ पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड क्लियरली स्टेटिंग दैट। इसका मतलब ये है कि कोई भी एम्प्लॉई है अगर वो पीएचडी करना चाहता है तो अपने यहाँ से एक अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लाके जिस इंस्टीट्यूट में करना चाहता है वहाँ पे जमा कर दे। उसमें 3 चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। द कैंडिडेट इज परमिटेड टू परस्यू स्टडीज ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, हिज अप्लिक हर ऑफिशियल ड्यूटीज परमिट हिम हर टू डिवोट सफिशिएंट टाइम फॉर रिसर्च, इफ़ रिक्वायर्ड ही शी विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द ड्यूटी टू कंप्लीट द कोर्स वर्क। ये 3 बेसिक क्राइटेरिया आपको उस एनओसी में मेंशन होना चाहिए जो डिपार्टमेंट आपको अलाउ कर रहा है कि हाँ अब आप जाके पीएचडी कर सकते हैं। तो आप किसी भी उसमें इंस्टीट्यूट में जाके पीएचडी कर सकते हैं। कोर्स वर्क के लिए आप 6 महीने आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, राइट। और इसके अलावा एक नया कि एमफिल पीएचडी प्रोग्राम बंद किया गया, अब इसको नहीं करवाया जाएगा। ओके, इसमें देखिए अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लागू कब से होगा। फर्दर द अवार्ड ऑफ डिग्रीज कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड परसिंग पीएचडी शैल बी गवर्न बाय दीज रेगुलेशंस आर यूजीसी। बोला कि 2016 के बाद से जितने भी हैं अब ये इधर के से गवर्न होंगे। 2016 के बाद से की चीज़ें जो हैं इधर इतने से गवर्न होगी। इसमें 2016 में एक चेंजेज आया था। फर्दर द अवार्ड ऑफ डिग्रीज टू कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड परसुइंग पीएचडी शैल बी गवर्नड बाय दीज रेगुलेशंस आर यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड, जो अभी ये 2016। नथिंग इन दीज रेगुलेशंस शैल इम्पैक्ट द एमफिल डिग्री प्रोग्राम कंसर्निंग प्रायर टू एनरोलमेंट। ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट की नहीं हैं। उसके बाद ये कि जो थीसिस है आपकी इनफ्लिपनेट मतलब ऑनलाइन आ जानी चाहिए। और इसमें एक दो और भी शानदार स्टेप लिए गए हैं कि थीसिस इवैल्यूएशन का जो मामला था कि अभी तक आपकी क्या होती थी, थीसिस है जब आप जमा कर देते थे तो वो 6 महीने तक पड़ी रहती थी। 6 महीने से ज़्यादा, साल 1.5 साल आपका वाइवा नहीं कराया जाता था। इसमें एक बड़ा अच्छा लिया गया, द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कंसर्न शैल कंप्लीट द इंटायर प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पीएचडी थीसिस including the declaration of why was result within a period of 6 months from the date of submission of thesis। कि मतलब अगर कोई स्कॉलर थीसिस जमा कर रहा है तो 6 महीने के अंदर उसके थीसिस इवेल्यूएशन के प्रोसेस कंप्लीट कर उसका वाइवा कंप्लीट करवा देना। ये बहुत ही अच्छा कदम लिया गया है, क्योंकि ये जो सुपरवाइजर्स होते हैं पर्सनल स्टूडेंट से कुछ अगर दिक्कत रहती है तो उसको परेशान करते हैं और उसका वाइवा नहीं करवाते हैं तो साल 1.5 साल तक वो झेलता रहता है। ये कुछ मेजर चेंजेज हैं जो यूजीसी ने समय समय पे किया है। और इन डेप्थ जानने के लिए आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें अपने अपने लेवल पे, क्योंकि सभी स्कॉलर्स की अपनी अलग अलग नीड होती है इसमें, और वो उसके अपने अपने इशूज होते हैं। उन सबको समझने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी न्यूज़ चैनल्स में या पेपर कटिंग्स में सब चीज़ें बताई जा रही हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो चीज़ें बताई गई हैं आपको समझ में आई होंगी।
और आगे भी जो भी कुछ चीज़ें एजुकेशन में आ रही हैं, कुछ अगर ऐसा होता है, कुछ नए इशूज आते हैं, कुछ नए एक्ट्स आते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।